जिसे पहनाए जाने वाले थे प्रेम के स्वर्णाभूषण, उसे पहनाई जा रही हैं राजदंड की लौह श्रृंखलाएं। अटल सत्य है विधना तेरी चाल समझ नहीं आए, तू जिसको जैसे जब चाहे वैसे नाच नचाए। क्यों हृदयों को लाए निकट फिर क्यों तू दूर हटाए, अश्रु बहते देख देख कर मंद मंद मुस्काए। तो कनेक्टिंग ड्रीम्स के श्रोताओं, चलिए सुनते हैं इस कहानी की लेखिका कोमल अग्रवाल से। पद की गरिमा और प्रेम की महिमा में किसकी होगी विजय? राजदंड अंतिम भाग। आपको गिरफ्तार किया जाता है सब कलेक्टर मैडम, कहते हुए उसका वही अजय प्रेमी राजदंड के आभूषण पहनाने उसके समक्ष आ खड़ा हुआ तो अनु सन्न रह गई। कौन सा क्राइम किया है मैंने इंस्पेक्टर? अनु भड़क उठी। वह तो आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिए। नर्मदा बांध परियोजना में भूमि ग्रहण और विस्थापित लोगों के पुनर्वास में आपने जो हेर फेर किया है वह सब इस फाइल में मौजूद है। अनु के संकेत पर अमरदीप फाइल पढ़ने लगे। एक एक कर अनु के आगे रहस्य उद्घाटन होने लगे। जिन फाइलों पर उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था उन्हीं पर अपने हस्ताक्षर देखकर वह सन्नाटे में ही आ गई। ऊपर से उसी के विभाग की मुहर लगी उसे मुंह चिढ़ाने लगी। पर इससे पहले कि अमरदीप उसके बचाव का कोई मार्ग खोज पाते, चीता ने अपने पंजों में हिरनी को कस लिया और अनु लौह शलाखाओं के पीछे पहुंच गई। विधायक मनोहर लाल उसकी गिरफ्तारी का समाचार सुन चितरंजन के साथ भागे चले आए। अनु ऐसा नहीं कर सकती, वह देवी है, उन्होंने रणविजय को समझाया। तो क्या मैं पुजारी बन जाऊं? उल्टे रणविजय ने उन्हें लताड़ दिया। इतनी प्रबल एफआईआर थी कि चितरंजन की सभी कोशिशें व्यर्थ हो गई और अनु की जमानत हो नहीं पाई। सीखचों के पीछे की वह रात्रि अनु जैसी राजकन्या के लिए काल रात्रि से कम भयानक न थी। जिस पुलिस थाने में एक दिन वह बड़ी शान से सबको सर झुकाते देखती आई थी, आज वहीं वह पिंजरे में बंद घायल बाघिन से चक्कर काट रही थी। सारा दिन आकर मीडिया कर्मी उसकी असहाय स्थिति की तस्वीरें उतारते रहे और रणविजय एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की बधाई स्वीकार करता रहा। पर जब रात्रि ढलने लगी तो सब ओर सन्नाटा छा गया। अपने घुटनों में सिर छुपाई अनु उस दिन को कोस रही थी जब उसने जिले में अपने स्थानांतरण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसके अनेक शुभाकांक्षियों एवं सहयोगियों ने उसे यहाँ आने पर बधाई कम और चेतावनी अधिक दी थी, पर उसे तो जैसे प्रारब्ध ही यहाँ खींच लाया था। जूतों की खटखट से अनु की तंद्रा टूटी। प्रकाश की लहर कोठरी में पड़ी तो अनु ने देखा वही आया था। हाँ, वही चीता उस रात्रि की तरह द्वार बंद कर पीठ लगाकर खड़ा हो गया था। अनु उठ खड़ी हुई। प्रकाश लुप्त हो गया। दूर अंधकार में उसे एक व्यंग्य से भरी हंसी सुनाई पड़ी। चीता अपने असली रूप में आ गया था। लाइटर जलाकर वह उसके चेहरे के समीप ले आया। इस बार अनु डरी नहीं, न ही उसने चेहरा हटाया। क्यों देवी जी, आज क्या भस्म होने का इरादा है? वह हंसा। ये देवी जी की क्या रट लगा रखी है? मैं उपजिलाधीश हूँ, अनु उसे ताने देते हुए बोली। तो मैं भी जिले का एक जिम्मेदार सिपाही हूँ। रणविजय उग्र हो उठा। इसका अर्थ ये नहीं कि पद की सीमा ही भुला बैठो। अनु ने उसे चेतावनी दी। उसकी चेतावनी ने चीते को और क्रुद्ध कर दिया। वह भड़क उठा। इतना मोह है अपने पद से? प्रेमी का यह शब्द भेदी बाण अनु के मर्म को छिन्न भिन्न कर गया।
वह प्रत्याक्रमण करते हुए बोली, यह प्रश्न एक पदाभिमानी को शोभा नहीं देता। इस पद ने ही सिखाया है तुम जैसे अपराधियों पर अंकुश लगाना। चीता दम्भी मुस्कान देता हुआ बोला तो अनु चीख पड़ी, अपनी सीमा में रहो इंस्पेक्टर, और तुम भी लक्ष्मण रेखा पार न करो सब कलेक्टर। चीता दहाड़ा। वरना? बाघिन ने चीता की आंखों में आंखें डाली। वह मोहाविष्ट सा कुछ क्षणों तक अपनी प्रेमिका को देखता रहा, पर फिर उसके दग्ध हृदय की ज्वाला दहकने लगी। वरना सिया के लिए तो राम थे, तुम्हारे लिए कौन है? वह स्थिर स्वर में बोला और पिंजरे का द्वार खोल अंधकार में विलीन हो गया। मूर्छित हो अनु वहीं गिर पड़ी। धरती की गोद में समा जाने को उसका छलनी हृदय व्याकुल हो उठा। सिया के लिए तो राम थे, तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारे लिए कौन है? रणविजय का यह संवाद कोठरी की दीवारों से टकरा टकरा कर उसके कानों को विक्षुब्ध करता रहा। मैथिली के वनगमन की सूचना पाकर जो दशा राजा जनक की हुई थी, वही अनु के पिता की भी हुई। उच्च रक्तचाप ने भयानक रूप धारण किया और उन्हें हृदयाघात की ड्योढ़ी पर ला खड़ा किया। पिता की हार्ट सर्जरी की सूचना पाकर अनु और बिखर गई। ये कैसा प्रतिशोध ले रहा था उसका वह प्रेमी? 24 घंटों की मानसिक यातना सहकर वह निस्तेज हो गई। न्यायिक प्रक्रिया की सुनवाई में पुलिस निरीक्षक रणविजय राठौर की कड़ी रिपोर्ट को देखते हुए अनु एवं निर्मल को अन्य मातहतों सहित 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। फिर आरंभ हुई पूछताछ की प्रक्रिया। विस्थापितों को जमीन क्यों नहीं दी गई सब कलेक्टर मैडम? क्यों जमीन न देकर भी आपने आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए? आपके विभाग की मुहर भी तो लगी हुई है उस पर। मैंने ये हस्ताक्षर नहीं किए, वह निर्भीक स्वर में बोली। तो क्या किसी ने आपका हाथ पकड़कर आपसे हस्ताक्षर करवा लिए? इंस्पेक्टर ताव में आया। ये मेरे हस्ताक्षर हैं पर मैंने नहीं किए। वह अपनी बात पर अड़ी रही। अदालत प्रमाण मांगती है मैडम, और प्रमाण मेरे पास है, वह छाती ठोककर बोला। सच को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती इंस्पेक्टर, वह स्वयं ही उजागर हो जाएगा, और इस बार तुम्हें पराजय स्वीकार करनी होगी, वह भी एक नारी के हाथों। अनु निर्भीक स्वर में बोली। मेरे नाम में ही विजय है, पराजय मेरी परछाई को छू भी नहीं सकती। अहंकार अपने पूर्ण चरम पर आ गया था। अनु की आंखें छलछला आई। यदि मुझे राजदंड दिलवाकर तुम्हारी विजय होती हो तो मुझे स्वीकार है। आपने कितनी घूस खाई है, अब सीधे सीधे ये बताइए। रणविजय उसे अपमानित करता हुआ बोल पड़ा। अगर मैंने घूस खाई है तो आप प्रमाण ले आइए, इस सवाल जवाब से बच जाएंगे। अनु ने भी कटाक्ष किया। वह भी ले आऊंगा, फिर अब ज्यादा नहीं 7 सालों के लिए तो हमारी बंदिनी हो ही जाएंगी। कुछ सोचकर वह हल्के से मुस्कुराया। अनु ने उसकी वह दम्भी मुस्कान पहचान ली। जिसे आजीवन कारावास मिल गया हो उसे बंदी बनाना चाहते हो इंस्पेक्टर? एक करारी छोट की थी उसने। 7 जन्मों के लिए जिसे संगिनी बनाने का निश्चय कर वह सतपुड़ा के वन से लौटा था, उसे 7 सालों के लिए जेल भिजवा कर क्या उसकी पराजय नहीं होगी? अनु का अंतिम वाक्य उसके कलेजे को चीर गया था। क्या सचमुच वह उसके प्रेम पाश में आजीवन कारावास नहीं ले बैठी थी? उसके जैसे निर्मम पुरुष को प्रेम का अमृत नहीं पिलाया था उसने? वह बेचैन हो उठा। अब रणविजय को भी लगने लगा था कि अनु सच बोल रही है। उसकी निर्भीक आंखें शायद सब कुछ कह गई थी।
उस जैसी चट्टान के भीतर लावा पिघलने लगा था। उसकी भूख प्यास सब जाती रही। अनु भोजन लौटा देती तो वह भी उपवास करता। धरती पर सोई वैदेही को देखकर वह अपने बिछौने पर सो न पाता। ये कैसा प्रतिशोध था उसका, जो अनु से अधिक उसे जला रहा था। विधायक मनोहर लाल भी रणविजय के इस कृत्य से कम अप्रसन्न नहीं थे। अनु को छुड़वाने के लिए उन्होंने धरती गगन सब एक कर दिया। एक तरह से वे दोनों को मिलवा ही तो देना चाहते थे। जांच की रिपोर्ट सामने आई तो रणविजय की आंखें खुली की खुली रह गई। हस्ताक्षर विशेषज्ञ ने साफ कर दिया था कि कागजों पर उपजिलाधीश के जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। कड़ी पूछताछ और रणविजय के भय ने निर्मल को तोड़ कर रख दिया और उसने जिलाधीश के साथ मिलकर बांध परियोजना में किए गए घोटाले में अनु के निर्दोष होने की पुष्टि कर दी। उस रात वह अपने क्वार्टर में न जाकर पुलिस चौकी में ही बैठा रहा। अनु का कातर चेहरा उसकी नजरों के सामने न होकर भी सामने था। किस अपराध का दंड दिया था उसने अपनी भावी संगिनी को? स्वनिलंबन और गिरफ्तारी का दंड। उसके भीतर बैठा दूसरा रणविजय उसे आंखें दिखाने लगा। रात्रि के तृतीय प्रहर में जब रक्षक गहरी निद्रा में ऊँघने लगे तो रणविजय के पैर उसे अपने आप ही अनु की कोठरी तक ले गए। मानसिक तनाव से शिथिल हो अनु अबोध बालिका सी दीवार के कोने से सिर टिकाए दूसरी दुनिया में विचरण कर रही थी। भीतर जाते वक्त चीते को हिरनी से भय सा मालूम हुआ। अपने जूते वहीं उतार जैसे वह सर झुकाए देवी की जीवंत प्रतिमा के समक्ष अनुनय करने चला। उसके निकट खुला एक नोटपैड रखा था। शायद कुछ लिखते लिखते सो गई थी। रणविजय ने कागज पर लिखे शब्द देखे तो उसकी धड़कन दुगनी गति से चलने लगी। मेरे जीवन में कोई राम नहीं आया अब तक। तुम चले आओ रणविजय, अनजाने में हुए अपराध को क्षमा कर चले आओ, वरना मैं कभी अपने माथे पर लगा कलंक मिटा नहीं सकूंगी। उसके मुंह पर एक तमाचा पड़ा था। प्रतिशोध ने उसे कैसा अंधा बना दिया था कि उसने निष्कलंक प्रेयसी को प्रेम उपहार स्वरूप प्रेम दंड दे दिया। अपनी दोनों मुट्ठियों को उसने दीवार पर मार मार कर घायल कर लिए। इन्हीं हाथों से तो हथकड़ियां पहनाई थी उसे, जिसे कंगन पहनाए जाने थे। सच अनु, मैं नहीं जानता था कि मुझ जैसी चट्टान के अंदर भी लावा पिघल रहा है। तुमने चट्टान को पिघला कर रख दिया है, पर इसे दया कदापि न समझना। मैं श्रद्धा के पुष्प देवी के चरणों में चढ़ाने ही आया था। तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई, निर्भीकता ने मेरे अंदर के जानवर को मार दिया। फिर तुमने ही तो कहा था कि मैं अपनी सीमा भूल गया था। अब अपनी सीमा तभी लांघूंगा जब तुम मुझे क्षमा करके अपनी सीमा के भीतर आने की अनुमति दोगी। केवल तुम्हारा रणविजय। प्रथम प्रेम का प्रथम पत्र प्रेयसी के सिरहाने रख वह निर्निमेष नेत्रों से उसके निर्दोष मुखमंडल को निहारता रहा। फिर किसी लुटे पिटे यात्री सा ही चलता चला गया, एक अनिश्चित भविष्य की ओर। उस दिन का सूर्योदय एक अलौकिक आभा लिए हुए था। अमरदीप अनु के लिए पुष्पगुच्छ लिए सेवा में उपस्थित हो गए। चलिए, आज अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मैडम। किसकी इतनी मजाल कि आपको सजा दिला सके? रणविजय की तरफ संकेत करके उसने एक कटु मुस्कान दी। ये रहा आपकी निष्कलंकता का प्रमाण। इसे आज कोर्ट में पेश कर स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर दीजिएगा। रणविजय ने फाइल आगे बढ़ाई और अनु के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। हमारा वकील आज कोर्ट में तुम्हारी बखिया उधेड़ कर रख देगा। चितरंजन आते हुए बोले थे। सुदर्शन भी उनके साथ अनु को लेने के लिए आया था।
अब तू देखना इंस्पेक्टर, तेरा क्या हशर करते हैं हम। वह आते ही खुले सांड सा सींग मारने लगा। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। रणविजय ने जो कहा उस पर वहां उपस्थित लोगों में से किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। एक बार फिर से कहना तो, चित्तरंजन बोले। मैं लिखित रूप से माफीनामा देने के लिए तैयार हूं। वह फिर से कपकपाते स्वर में बोला। वो तो तुझे देना ही पड़ेगा इंस्पेक्टर, और हाँ, इस बार तुझे ऐसे सस्पेंड करवाएंगे कि तू दोबारा वर्दी पहनने लायक नहीं बचेगा। सुदर्शन अपनी ओछी हरकत पर उतर आया था। बस कीजिए आप लोग। शिव का अपमान देखकर सती को जो पीड़ा हुई थी, वही अनु को शायद रणविजय का अपमान देखकर हो रही थी। चलिए जीजा जी। वह बिना रणविजय की ओर देखे पुलिस स्टेशन से बाहर हो गई। अदालत के बाहर एक बार फिर उन दोनों का टकराव हुआ, पर इस बार चीता हाथ बांधी खड़ा था और बाघिन मुक्त। एक राजदंड मैंने तुम्हें अनजाने में दिलवाया, एक तुमने जानकर मुझे दिलवाया। अब हो गया ना मूल्य चुकता। गरजते शब्दों में बरसता प्रश्न था। मैं आपका दोषी हूं। रणविजय बड़ी कठिनाई से बोल पाया। एक दोष आपका और एक दोष मेरा। अब इस दोष को ही सर पर लिए फिरेंगे। अपमान की ज्वाला लपलपाती हुई अनु के हृदय से निकली। मुझे दंड दो अनु, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। रणविजय ने उसके सामने सिर झुका दिया। मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगी, पर स्वयं को भी। अश्रुधारा से उसके चरण पखारती वह नर्मदा से उफनती सभी तटबंध तोड़ती चली गई। रह गए बस टूटे हुए किनारे और उन पर देखा स्वप्न। आइए मैडम, अब अपनी कुर्सी संभालिए। अमरदीप उसे मुख्यालय में आया देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नहीं अमरदीप जी, अब आपको मैं अपनी सेवा से मुक्त करती हूँ, चलिए। कहती हुई अनु नवीन जिलाधीश कृष्णन राय के कैबिन में चली गई। मेज पर उसने कागज का टुकड़ा रख दिया। मैं त्याग पत्र देती हूँ सर। लेकिन आप पर तो कोई आरोप नहीं है और जनता भी यह मान चुकी है। जिलाधीश असमंजस में पड़े बोले। पर अब मैं नौकरी नहीं करना चाहती सर, अनु ने साफ कहा। उसके इस निर्णय ने सभी को चौंका दिया। मिथिलेश नंदिनी की भांति 56 भोग के थाल को त्याग अनु चली गई। पिता उसके इस निर्वासन पर कटे वृक्ष से अस्पताल की शैया पर पड़े थे। उन्हें देखते ही अनु का कलेजा फट पड़ा। हृदयाघात ने उन्हें और दुर्बल बना दिया था। कठोर मानसिक आघात और रणविजय के विरह ने अनु को अर्धविक्षिप्त ही कर दिया था। मौन व्रत धारिणी बनी वह अपने कक्ष में बंदिनी सी पड़ी रहती। सारिका भी कई दिनों से वहीं थी। जाने का प्रश्न उठता तो वह मौन हो जाती। चित्तरंजन भी 2 बार निराश लौट चुके थे, पर उसका दिल नहीं पिघला। एक तरह से अनु के निर्वासन के लिए उसने उन्हें ही दोषी मान लिया था। पति से उसका अबोला ठन गया था और अब वह उनकी सूरत देखना भी पाप समझती थी। अनु के पिता ने बड़े भाई भाभी के मरणोपरांत उनके दोनों बच्चों को गोद ले लिया था। सारिका का विवाह भी उन्होंने अपनी बेटी की तरह किया और छोटे अनिरुद्ध को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेज दिया था। दोनों बहनों में सगी बहनों सा ही बहनापा था। चित्तरंजन पत्नी प्रेम से विवश हो उसे फिर से मनाने आए तो माँ ने खूब खरी खोटी सुनाई। इतना सब कुछ करके जी नहीं भरा क्या अब तक? संबंधों की लुटिया डुबा, अब यहाँ क्या लेने आए हो? माँ के द्वारा किया अपमान सहकर भी वह टस से मस नहीं हुए।
अनु से उनका वह भीतरी रुदन सहन नहीं हुआ। जीजा जी को आप क्षमा कर दो दी। उनके पक्ष में बोलने वाली वह अकेली रह गई थी। नहीं, मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। एक तरह से वो ही तो तेरी इस बर्बादी के जिम्मेदार हैं। सारिका ने अपना निर्णय कह सुनाया। ये सब कहकर खून को पानी न बनाओ दी। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। सच, तुम्हें अपनी बहन की सौगंध, घर वापस लौट जाओ। अनु की आंखें भर आई। मैंने उनके लिए अपना करियर, अपने सपने सब छोड़ दिए और वो इतने नीच निकले कि उन्होंने रिश्तों में ही खरीद बिक्री शुरू कर दी। जा कह दे, नहीं जाऊंगी मैं उनके साथ। मैं नहीं जाऊंगी दी, आपको बुलाया है, आप जानो। कहते हुए अनु ने धड़ाम से द्वार बंद कर लिए। सारिका फिर भी नहीं गई। ऋतु बसंती पवन सी झूमती गाती आई, मगर दोनों बहनों के कुमलाए मुख देखकर उल्टे पैरों वापस लौट गई। बाग के फूल पत्ते मुरझाए ही रहे। कौन था जो उन्हें खाद पानी देता? एक एक कर सब दास दासी हटाए जाने लगे। पिता का वैभव देखते ही देखते अदृश्य हो गया। हृदय रोग से पीड़ित वह शैया पर ही पड़े रहते। मां दिन रात पिता की सेवा में लगी चितरंजन और रणविजय को उनकी करनी पर खूब कोसती, पर वे दोनों बहनों के मुख पर पुती काली स्याही नहीं देख पाती। आज बड़े भाग्य से आपका चेहरा दिखना नसीब हुआ है। अनु किसी काम से बैठक में आई तो सुदर्शन उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। आओ बेटी, सुदर्शन अपना ही है, इससे कैसे झिझक। पिता ने उसे खींचकर अपने बगल में बिठा लिया। हमारे बाबूजी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी से आपकी कलेक्टरी की बात हुई है, अब आप कलेक्टर होंगी, कलेक्टर। वैसे भी सब कलेक्टरी में कुछ नहीं धरा, आपको तो रानी बनना है, रानी। सुदर्शन की सतरंगी पुतलियां कंचों सी दमक उठी। उसका ओछा प्रस्ताव अनु ने तुरंत ही फेर दिया। मेरी रानी बनने की कोई इच्छा नहीं। उसके संक्षिप्त उत्तर के रूखे थप्पड़ ने भी सुदर्शन को निरस्त नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी आपके मन की अवस्था ठीक नहीं है। जब मन ठीक हो जाए तो एक फोन घुमाइएगा, नियुक्ति पत्र खुद चलकर आएगा। पर बिना फोन घुमाए ही अब सुदर्शन प्रतिदिन आने लगा था। अनु देख रही थी, पिता उसके आने से बेहद प्रसन्न होते थे और माँ पकवान बनाने रसोई में घुस जाती। व्यावसायिक समस्याओं का निदान लगभग हो गया और पिता की माली हालत वापस सुधरने लगी। अब सुदर्शन उसे इतना अप्रिय प्रतीत न होता, पर वह उसकी तरफ से उदासीन ही बनी रहती। सुदर्शन के बाबूजी मंगनी की तारीख निश्चित करने आए तो भी अनु ने उठकर उनके चरण स्पर्श नहीं किए। पिता के क्रोध का पारावार न रहा। और कितना नीचा दिखाएगी हमें, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम, बिरादरी से कट कर रह गए हैं। जो मिलता है यही पूछता है कि बिटिया ने नौकरी क्यों छोड़ दी, कहीं बात पक्की हुई क्या। याद रख अनु, कुदरत से लड़ेगी तो मुंह की खाएगी। अब मैं नौकरी नहीं करना चाहती पापा, अनु ने दो टुक शब्दों में उत्तर दे दिया। तो मेरी बात मान बेटी, घर बसा ले। सुदर्शन अपना ही है। लड़के का बाप होकर भी निरंजन रिश्ता मांगने आया था। मैं उसे जबान दे चुका हूँ अनु, अब और सांसें नहीं बची हैं मेरे पास। तेरा घर बस जाएगा तो सारिका और दामाद जी भी देर सवेर एक हो ही जाएंगे। अंतिम वाक्य ने अनु को सोचने पर विवश कर दिया। मुझे सोचने का समय चाहिए पापा। वह बोली तो पिता चीख पड़े। और कितना समय लोगी? 1 साल से यही बात सुनता आ रहा हूं। मां ने जैसे तैसे उन्हें शांत करवाया। ठीक है पापा, मैं आपको कल अपना फैसला सुना दूंगी। भर्राए स्वर में अनु सिर्फ इतना ही बोल सकी।
मेरे कारण ही घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है मेरी बहन। जी चाहता है कुछ खाकर सो जाऊं और फिर कभी न जागूं। सारिका रोती हुई अस्फुट स्वर में बोलने लगी। एक बात बताओ दी, अगर मेरा घर बस जाएगा तो क्या तुम जीजा जी को क्षमा कर दोगी? अनु ने बड़ी बहन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तू घर बसाएगी अनु? सच बोल मेरी बहन। सारिका उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगी। अगर तुम वचन दो कि जीजा जी को क्षमा कर पहले जैसे उनके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी, तब। अनु ने शर्त में ही अपना जीवन दांव पर लगा दिया। हाँ अनु, पर रणविजय? अनु ने उसके मुंह पर अपना हाथ धर दिया। नहीं दी, मैं सुदर्शन की बात कर रही हूँ। उसे लगा वह रो पड़ेगी, लेकिन वह रोई नहीं। उसकी दुर्बलता फिर कहीं सारिका का जीवन नष्ट न कर दे, सोचकर वह मुस्कुराई। सुदर्शन मुझे पसंद है दी, देखते नहीं कैसे मेरे आगे पीछे चक्कर काटता है। कौन ऐसी मूर्खा होगी जो उस जैसे सुपात्र को अनदेखा कर सकती है। कॉलेज में खेला गया नाटक आज वह असल में खेल रही थी। अपने जीवन के इस प्रथम चलचित्र में उसे अपनी ही भूमिका ने सम्मोहित कर लिया। क्या कहते हो इंस्पेक्टर, हूं ना मैं अच्छी अभिनेत्री? अर्धविक्षिप्त सी अनु उस रोज खूब हंसी। फिर भरे पानी के बादलों पर सवार तकिए पर सर रख सावन भादों सी बरस पड़ी। वह रणविजय के हाथों से लिखा पत्र पढ़ने लगी। मैं अपनी सीमा भूल गया था अनु, अब अपनी सीमा तभी लागूंगा जब तुम मुझे क्षमा कर अपनी सीमा में आने की स्वयं अनुमति दोगी। तो क्या तुमने नहीं कहा था इंस्पेक्टर कि तुम सीमा तोड़ने वालों में से हो? क्या आज अपनी अनु के लिए सारी सीमाएं तोड़ नहीं आ सकते हो? जाने कैसा दर्द उसके सीने में उठा और वह फूट फूट कर रो पड़ी। अगली सुबह अनु घूम कर लौटी तो एक जानी पहचानी चौपहिया देखकर चौंक गई। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती धड़कते दिल से उसने अपने पैर भीतर रखे। बैठक में सभी के हंसने बोलने की आवाज़ों ने उसे और अधीर कर दिया। पर्दा सरकाकर जैसे ही भीतर कदम रखा तो मनोहर लाल जी को देखकर चकित रह गई। आओ आओ अनु, तुम्हारा ही घर है। उन्होंने हंसते हुए उसे अपने पास खींच लिया। आप अकेले आए हैं? अनु के मुंह से निकला। क्यों, किसी और को भी आना था क्या? मनोहर लाल जी ने उसके मन की व्यथा भांप ली थी। नहीं नहीं तो, वह हड़बड़ाई। किसे देखने को उसके नेत्र त्रिषित चातक से हो रहे थे, किसके बारे में जानने को उसका हृदय छटपटाने लगा था। रोग की जड़ न पकड़ सके ऐसे अज्ञ राजनीतिज्ञ मनोहर लाल नहीं थे। तुम क्या गई, शहर में मानो अंधेर ही हो गया है। विधायकी भी अब खतरे में पड़ गई है सचदेव जी। वह अनु के पिता को संबोधित करते हुए बोले। वो कैसे? दोनों का वार्तालाप अनु बड़े ध्यान से सुन रही थी। कमिश्नर साहब का देहांत हो गया और राठौर भी चला गया। उन्होंने अनु के मुख की तरफ देखा, जैसे उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए ही यह विस्फोट किया हो। कौन राठौर? पिता जानकर भी पूछ रहे थे। अरे वही अपना इंस्पेक्टर रणविजय राठौर। मनोहर लाल जी बोले तो अनु का मुख पीला पड़ गया। कहाँ चला गया? पिता शत्रु के पलायन का वृत्तांत सुनने तन कर बैठ गए। अंडमान में ट्रांसफर ले लिया है उसने, वहीं पोर्ट ब्लेयर में काला पानी भोग रहा है। वो क्या गया, हरामखोरों ने कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कोई है ही नहीं जिसे कानून का असल रक्षक कहा जा सके। पिता शत्रु की प्रशंसा सुन कुपित हो उठ गए। मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, आप भोजन ग्रहण करके ही जाइएगा। अनु मनोहर लाल जी से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर साहस नहीं जुटा पाई। क्यों चला गया रणविजय?
वह तो कहता था अंधेर नगरी में उजाला करके ही मानेगा। क्या अनु के त्याग पत्र ने ही उसे उकसाया था? क्या उसने भी स्वयं को दंडित किया? अब वापस आ जाओ अनु, शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। बहुत हो गया वनवास, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। तुम आ जाओगी तो वह भी लौट आएगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, केवल तुम ही उसे वापस लौटा सकती हो, वह समझाते हुए से बोली थी। मैं एक कलंक को लेकर नौकरी नहीं करना चाहती। फिर एक संक्षिप्त उत्तर देकर वह मौन हो गई। ये लोकतंत्र है अनु, यहाँ लोकापवाद किसको नहीं सहने पड़ते। और तुम तो निष्कलंक सिद्ध हुई हो, तुम्हें किस बात का डर? एक लंबा चौड़ा व्याख्यान देकर मनोहर लाल जाने के लिए उठ खड़े हुए। अनु कैसे कहती कि उस पर कलंक लगाने वाला स्वयं उसके हृदय रूपी देवालय में बैठा वही तो था जिसे वह राम की पदवी दे चुकी थी। उसने घुटनों में सिर छिपा लिया। रुदन की सहस्त्र धाराएं बह निकली। अनु और सुदर्शन की मंगनी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। भावी पुत्र वधू के लिए निरंजन बाबू ने कुबेर का धन कोष खोल दिया। स्वर्ण आभूषणों से मित्र की पुत्री को लाद उन्होंने अनु के पिता के कंधे और भी झुका दिए। समय ने अपने घोड़ों की लगाम कस ली थी और पंख लगाए उड़ा जा रहा था। बारात आ गई का कोलाहल हुआ तो अनु के पसीने छूट गए। ऐसा लगा मानो चक्कर खाकर ही गिर पड़ेगी। बाहर के शोर में अंदर का शोर दब गया था। सारिका दी छोटे भाई अनिरुद्ध के साथ कमरे के द्वार तक आई। अनु को परेशान देख अनिरुद्ध को बाहर भेज उन्होंने कुंडी चढ़ा दी। इधर आओ दी, मेरी बात सुनो, मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं होगा मुझसे। वह माथा पकड़कर बोली। क्या नहीं होगा अनु, क्या कह रही है? सारिका दी बेचैनी भरी मुद्रा में तन कर खड़ी हो गई। शादी दी, अनु चीख पड़ी। धीरे बोला अनु, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुन ले, पर मैं शादी नहीं करूंगी दी। बारात देहरी पर खड़ी है अनु, मंगलाचार हो रहा है। चल, अब कदम पीछे हटाने का मतलब जानती है? अनर्थ हो जाएगा। चाचा जी को पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका है। तू मेरी अच्छी बहन है ना, कुल की मर्यादा को सरेआम नीलाम नहीं करना है, समझी? उसके सर पर स्नेह से हाथ फेरती सारिका उसे समझाने लगी। अनु को भी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी, पर जो भीतर बैठा था उसे कहाँ कुछ समझ आता था। वॉश बेसिन के नल को खोल उसने सारे आंसू धो डाले और बाहर निकल आई। चेहरे पर दोबारा रंग रोगन लगा। अपनी अतीत की यादों पर एक पर्दा सा खींच दिया उसने। लाल सूझी आंखों पर काजल की एक लंबी रेखा खींच नकली मुस्कान को असली बनाने हेतु गालों पर ब्लशर लगाने लगी। होठों पर लिपस्टिक और लिप ग्लॉस लगा उसे अपना चेहरा अब अजनबी जान पड़ा। पुश्तैनी हवेली के चारों ओर अतिथियों का जमावड़ा हो गया था। कारों का कारवां था कि खत्म होने का नाम ही न लेता था। पिता के व्यापारी समुदाय के प्रतिष्ठित उद्योगपति अपने अपने परिवारों के साथ एक एक कर चमचमाती कारों में विवाह में सम्मिलित होने चले आ रहे थे। स्वयं जिलाधीश अपने क्षेत्र की प्रतिभाशालिनी IAS ऑफिसर के विवाह में मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे थे। विधायक मनोहर लाल जी अपने कई पार्षदों और चेलों की मंडली के साथ बारात के स्वागत में हाथ जोड़े खड़े हो गए थे। बड़ा तगड़ा प्रबंध किया है मिस्टर सचदेव, जिलाधीश कृष्णन राय सब और दृष्टि फिराते हुए बोले थे। आपकी कृपा है। कन्या के पिता प्रत्येक अतिथि को स्वयं से श्रेष्ठ सिद्ध करने में जी जान से लगे हुए हाथ जोड़े सर नवाए फिर रहे थे। आज उन्हें किसी रक्तचाप की कोई चिंता न थी। कोई आक्रमण उन्हें कन्यादान के महादान से रोक नहीं सकता था। अपने प्रेम मित्र के साम्राज्य के युवराज को घोड़ी पर चढ़े अपने द्वार पर आया देख
वे असीम उत्साह से भर उठे थे। इधर से उधर दौड़ते वे अतिथियों की पंगत को जिमाने का इंतजाम देख रहे थे तो मांगलिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे थे। दूल्हे राजा का हाथ पकड़ वह एक तरह से पुत्रमान उसे घोड़ी पर से उतार लाए थे। अब सुदर्शन आपका नहीं हमारा पुत्र हुआ, उन्होंने समधी के गले में नोटों की माला पहनाते हुए अत्यंत गर्व से दीप्त होकर कहा। वधू वेश में अनु सारिका व अन्य युवतियों के साथ आती हुई दिखाई दी तो सबकी नजरें उस ओर उठ गई। वर वधू अब गोलाकार मंच पर एक दूसरे के सामने वरमाला के लिए खड़े थे। पूर्णिमा की रात्रि पटल पर तेजहीन चंद्रमा ही जान पड़ रही थी अनु उस रोज। दोनों पक्षों के पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया और वधू को वर के गले में माला पहनाने का आदेश हुआ। यंत्रवत वधू ने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए। तभी गोली चलने की आवाज से पूरा शामियाना थर्रा उठा। पंडाल की रंगीन छत को चीरकर पिस्तौल की गोली ने गगन ही भेद दिया था। दूसरी गोली चलते ही भीड़ में आतंक व्याप्त हो गया। जो जहां था वहीं से दौड़ छिपने का मार्ग तलाश करने लगा। अगले ही क्षण विद्युत गति से चीता लोगों को खदेड़ता मंच पर चढ़ आया। दाएं हाथ की सर्विस रिवॉल्वर से भीड़ को सहमाते अपनी बाएं भुजा का प्रयोग कर उसने दूल्हे बने सुदर्शन को धक्का दिया तो वह स्टेज के नीचे ही लुढ़क गया। सब और चीखों पुकार मच गई। मार डाला की कर्कश ध्वनि के साथ साथ दूल्हे राजा जमीन पर अपनी कमर और पीठ सहलाते धम्म से बैठ गए। चयनित वर को उसके सिंहासन से च्युत कर चीता उसके स्थान पर ऐसा खड़ा हो गया जैसे यह उसी के लिए सुरक्षित रखा हुआ था। पहनाइए देवी जी, वह धृष्टता से मुस्कान देता हुआ दुल्हन बनी अनु के समक्ष नतमस्तक हो गया। अनु की फटी फटी आंखें देख वह फिर बोल पड़ा। क्या सोच रही हैं देवी जी, न अब आप सब कलेक्टर हैं और न मैं आपका अधीनस्थ पुलिस इंस्पेक्टर। अनु अविश्वास से उसे देखे जा रही थी। ये कैसी माया है? क्या वह पागल हो गई है? उसे सुदर्शन की जगह रणविजय क्यों दिखाई दे रहा है? क्या ये स्वप्न है या सच्चाई? नहीं नहीं, स्वप्न नहीं है। उसके पिताजी कैसे फटी फटी आंखों से स्टेज की तरफ देख रहे हैं। मनोहर लाल जी ने कैसे उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका हुआ है। और चितरंजन जीजा जी दूर खड़े कैसे विजयी मुस्कान बिखेर रहे हैं। और सारिका दी जीजा जी को कैसे अचरज से देख रही हैं। पहना दो अनु, चितरंजन जोर से पुकार कर बोले तो अनु को विश्वास हुआ कि सब सच है, स्वप्न नहीं। ये क्या बक रहे हो? निरंजन बाबू पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाए। रणविजय अपने हाथों में पिस्तौल थामे सभी को दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। वधू के हाथ अभी भी हवा में उठे हुए थे और अब उनकी शक्ति जवाब दे रही थी। चलिए हम खुद ही पहन लेते हैं। रणविजय ने पिस्तौल हॉलिस्टर में टांग अनु के दोनों हाथ थाम लिए तो वह सिहर उठी, पर उसने हाथ छुड़ाने का कोई यत्न नहीं किया। मैंने कहा था ना देवी जी, चीते के रहते बाघ आपको उठाकर नहीं ले जा सकता। वह सुदर्शन की ओर देखकर मुस्कुराया, फिर अनु को देखने लगा। थोड़ा तो कष्ट दीजिए इन कोमल भुजाओं को। वह फिर से हंसा। अनु के हृदय का बांध उसकी इस हंसी और प्रेम के उत्ताप से ढह गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सबके सब क्या नपुंसक हो गए हो? निरंजन सहाय अपनी जुबान की चाबुक से एक एक को फटकारने लगे। 3-4 सुरक्षाकर्मी इंस्पेक्टर को निहत्था देखकर मंच की ओर बढ़ने लगे। अब अगर आपने जरा सी भी देर की देवी जी तो मैं मुफ्त में ही मारा जाऊंगा।
और फिर ना विधवा कहलाएंगी ना ही सुहागन। संकट के क्षणों में भी वह ठिठोली करने से नहीं चूका। प्रेम और लज्जा के अबीर ने अनु के दोनों गाल रंग दिए। उसने अपनी एड़ियां उठाई और विद्युत गति से वरमाला वर्दीधारी रणविजय के गले में पहना दी। जय हो! चितरंजन की आवाज पूरे शामियाने को गुंजा गई। तभी धड़धड़ाते हुए सुरक्षाकर्मी मंच पर चढ़ आए। रणविजय जब तक संभलता तब तक उसके हाथ पांवों को पकड़ वह उसे घसीटने लगे। अनु के मुंह से चीख निकली और फिर जैसे युद्ध ही छिड़ गया। सुदर्शन अपने गुंडों सहित इंस्पेक्टर से भिड़ गया। साले, तू फिर आ गया? क्या समझता है मेरी शादी में आकर मेरी दुल्हन उठा ले जाएगा? रणविजय पर सब ओर से लात-घूंसों की वर्षा होने लगी तो मनोहर लाल ने अपने चेलों को संकेत किया। अब वह दो गुट बन गए, एक वो जो सुदर्शन का था और दूसरा वो जो रणविजय के बचाव में आया था। बारात में आए लोग यह घमासान देख तितर बितर होने लगे। कई तो मारे भय के अपनी दुपहिया चौपहिया में सवार हो आनन फानन में वहां से निकल भागे और बचे कुचे लोग छिपकर इस तमाशे का आनंद लेने लगे। सुदर्शन के सब गुंडों से निपट रणविजय अब उसकी ओर लपका। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। निरंजन चीखे। रणविजय का ध्यान बटा तो सुदर्शन ने उसकी होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल ली और अब उस पर तान दी। यह देख अनु की चीख निकल गई। हरामजादे, आशिकी झाड़ने आया है और ये 2 टके की सब कलेक्टरनी तेरे गले में वरमाला डालेगी। इस दिन के लिए इसके इतने नखरे उठाए, लाखों खर्च किए हैं हमारे बाबूजी ने ताकि इसे कलेक्टर की कुर्सी पर बिठाकर अपने हाथ की कठपुतली बना अपना काम निकलवा सके। हमारे बाबूजी का सारा प्लान चौपट कर देना चाहता है। अब तू देख तेरी ऐसी दुर्गत करते हैं। कहते हुए सुदर्शन ने फायर किया। अनु ने अपना दिल थाम लिया। तभी चीते ने फुर्ती दिखाते हुए छलांग लगाई और उसके पीछे जा उसकी गर्दन दबोच ली। पिस्तौल की गोली बेकार गई। चीते की जकड़ से सियार की हुक निकल गई और पिस्तौल नीचे छिटक गई। अमरदीप जी ने झपट कर पिस्तौल उठा ली और सुदर्शन पर तान दी। अनु के पिता तो सुदर्शन के रहस्योद्घाटन पर सकते में ही आ गए थे। इतना बड़ा विश्वासघात निरंजन! वह मित्र की तरफ कुपित दृष्टि डालते हुए चीखे। छोड़ मेरे बेटे को इंस्पेक्टर, नहीं तो। निरंजन बिगड़ते हुए बोले। रणविजय की आंखों में खून उतर आया था। नहीं तो क्या करेगा? कर। उसका यह उग्र रूप देखकर निरंजन चुप हो गए। और तू बिना सींगों वाला सांड, तेरे गंदे इरादों को तो मैं उसी दिन भाप गया था जिस दिन तू थाने आया था, पर गलती मेरी थी इसलिए तू बच गया। लेकिन आज मेरे पास तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं, समझा? रणविजय ने एक झटका उसकी गर्दन को दिया तो वह कराहता हुआ धरती की धूल चाटने लगा। आज मेरी शादी है इसलिए तुझे छोड़े देता हूँ, खाना खाकर जाना। रणविजय बोला तो अनु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान की रेखा खिंच गई। मनोहर लाल जी ने उसके पिता के कान में कोई गुप्त मंत्र फूंका था जिसके प्रभाव से अब वह रणविजय के प्रति आश्वस्त दिखाई पड़ रहे थे। चीता अपनी वर्दी की धूल झाड़ वापस मंच पर चढ़ आया था। आइए देवी जी, वरमाला का अधूरा कार्यक्रम पूरा किया जाए। पुरोहित जी, पढ़िए मंत्र। मनोहर लाल जी ने आदेश दिया। निरंजन सहाय असहाय से इस तमाशे को देखने से पहले ही सुदर्शन को लिए सब परिवार पंडाल से बाहर हो गए। कोई माला तो लाओ। रणविजय ने ताली बजाई।
सारिका झटपट गुलाबों की माला ले आई और होने वाले बहनोई के हाथों में थमा दी। बिना एक क्षण गंवाए चीते ने बाघिन के गले में पुष्पहार पहना दिया। इसी बीच संतोष रणविजय के माँ बाबूजी को लेकर अंदर आया। चलिए सचदेव जी, आपके असली समधियों का स्वागत कीजिए। मनोहर लाल जी ने कहा तो अनु के पिता ने पत्नी की ओर देखा। उनके चेहरे पर प्रायश्चित वाले भाव थे। दोनों ने आगे बढ़कर समधियों के गले में माला पहना दी। फेरों की रस्म आरंभ हुई तो माँ ने सारिका को गठबंधन करने का संकेत किया। सरू, ऐसी गांठ लगाना कि हमारी अनु कभी रस्सी तुड़ाकर भाग न सके, चित्तरंजन ने पत्नी से कहा। रणविजय तो जैसे तैयार ही बैठा था। जी, उसका प्रबंध हम करके ही आए हैं। हाथ दीजिए देवी जी, वह बोला। अनु आंखें उठाकर उसे देखने लगी। जिन हाथों से एक दिन आपको राजदंड की हथकड़ियां पहनाई थी, उन्हीं से प्रेम दंड के कंगन पहनाएंगे। लाइए हाथ। अनु ने पलकें उठाई और मुस्कुराकर उसे देखा, फिर अपनी चूड़ियों भरी कलाइयां सामने कर दी। अब आप हुई जन्म जन्मांतर के लिए हमारी बंदिनी, वह हौले से फुसफुसाया। लाज की स्मित वधू के होठों पर आई और वह छुई मुई से सिमट गई। विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ और अब सब लोग एक साथ थे। ये चमत्कार आप ही ने किया है ना जीजा जी? अनु जानने को आतुर हो रही थी। काम किसी का, नाम किसी का, ये हम होने नहीं देंगे भाई। विधायक हैं हम, विधायक। मनोहर लाल जी बीच में ही टपक पड़े। हाँ भाई अनु, अगर मनोहर लाल जी न होते तो ये चमत्कार कभी न होता। चित्तरंजन ने आभार की मुद्रा में विधायक जी को देखा। वो कैसे? सारिका सब शिकायतें भूल पति से पूछने लगी। मनोहर लाल जी किसी कथावाचक की भांति दीवान पर आलथी पालथी मारकर बैठ गए और कथा सुनाने लगे। जब सुदर्शन से परिचय हुआ तो उसने अपने बाबूजी के काले धंधों का चिट्ठा मेरे सामने रख दिया और राजनीति में आने के लिए मेरा सहारा लेना चाहा। तुम्हें भी वह सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहता था अनु। खैर, वह किस्सा तो अब खत्म ही समझो। वो रुकी। पर ये इंस्पेक्टर साहब यहाँ कैसे पहुंच गए? सारिका ने बीच में पूछा। अरे भाई, जब हम अनु से मिलने आए तो इसके मुरझाए चेहरे को देखकर सब समझ गए। विधायक हैं हम, विधायक। जनता का दुख दर्द न समझे ऐसे मूड नहीं। मनोहर लाल जी मुस्कुराते हुए बोले। फिर? सारिका ने पूछा। फिर हमने चित्तरंजन को अंडमान भेज दिया, लेकिन ये तो जिद पर अड़ा हुआ था कि जब तक अनु नहीं बुलाएगी तब तक नहीं आएगा। अब आगे हमें कुछ मालूम नहीं कि ये कैसे ऐन वरमाला पर पहुंच गया। बताइए साड़ू भाई, चित्तरंजन ने अनुरोध किया। बता दूं देवी जी? रणविजय ने अपने समीप बैठी अनु से अनुमति मांगी। उसने चूड़ियां खनकाई तो वह मुस्कुराया। देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और आदेश दिया कि तुरंत चला आऊं, तो सारी सीमाएं लांघ कर इनकी सीमा में घुस आया। अनु ने अपना दिल थाम लिया। क्या उसके दिल की बात रणविजय तक विधाता ही पहुंचा गए थे? अनु की आंखें नम हो आई। प्रथम रात्रि में देवता के सम्मुख वह श्रद्धा सुमन अर्पित करने झुकी तो रणविजय ने उसके कंधे पकड़ उसे रोक दिया। नहीं अनु, मैं पापी हूं। तुम पर कलंक लगाकर मैं देवता नहीं कहला सकता, पर मुझे क्षमा दान दो। दंड के पश्चात क्षमादान का प्रश्न ही कहाँ उठता है? वह मुस्कुराते हुए बोली। नहीं अनु, दंड तो तुमने सहा है। जेल तुम गई, बंदी मैं हो गया। रणविजय ने भावुक होते हुए कहा। एक राजदंड आपने सहा, एक मैंने।
अब मूल्य चुकता हुआ। उसने पति के वृषभ स्कंध पर सिर रख दिया। चित्तरंजन जीजा जी को बैठक में उदास बैठा देख अनु सारिका को खींच लाई। अब गुस्सा थूक दो दी, आपके लिए ही तो जीजा जी चीते की मांद में बिना डरे घुस गए। हाँ सारिका बेटी, अब तुम्हें दामाद जी को क्षमा करना ही होगा। हमारी एक बेटी सुखी रहे और एक दुखी, तो दोबारा हार्ट अटैक आते देर नहीं लगेगी। अनु के पिताजी आते हुए बोले, छी कैसी अपशकुन वाली बातें करते हैं, हार्ट अटैक आए उस मुरे निरंजन को। माँ अपने विशेष अंदाज में न होने वाले समधी को कोसने लगी। अब तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो तेरे जीजा जी कहीं मेरी सौत ले आए तो। सारिका ने हंसते हुए पति के मुंह में रसगुल्ला ठूस दिया। सतपुड़ा के उसी अरण्य में अनु और रणविजय पूरा एक मधुमास बिताकर लौटे तो जिलाधीश कृष्णन राय ने उन्हें बुलवा भेजा। अब मैं रिटायर हो रहा हूं अनु, तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है। तुम इस कुर्सी के लिए सबसे उपयुक्त हो। अब तुम्हें मेरा काम संभालना होगा। वह आदेशात्मक स्वर में बोले। लेकिन सर मैं नौकरी नहीं करना चाहती। अनु ने फिर अपना निश्चय दोहराया। रणविजय ने उसकी आंखों में देखा। नहीं अनु, तुम्हें इस अंधेर नगरी में उजाला करना है। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। अनु ने पति की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। और इस नव परिवर्तन के उजाले में तुम्हारा साथ देंगे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रणविजय राठौर। मनोहर लाल जी अंदर आते हुए बोले और उन्होंने सरकारी आदेश पत्र दोनों के सामने रख दिया। वास्तव में पद और प्रेम में कोई प्रतिरोध नहीं है। जब पद प्रेम को स्वीकार करता है तो प्रेम भी पद का आलिंगन करता है। इसीलिए जब चीता और बाघिन ने पद के अहंकार को त्याग प्रेम को गले लगाया तो विधना ने भी अपना सुचक्र चला के उन्हें मिलवा ही दिया। कोमल अग्रवाल की लेखनी से सृजित ऐसी ही कहानियों को आगे भी सुनने के लिए हमारे चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी अवश्य दबाइए। कहानी तो आपको बहुत अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अच्छा एक बात, आपको चीता की दहाड़ अधिक भाई या बाघिन की चित्कार अधिक सुहाई? कमेंट बॉक्स में चीता या बाघिन टाइप कर अपनी प्रतिक्रिया और कहानी के विषय में अपने विचार अवश्य साझा कीजिए। मैं ओमवीर नावरिया फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी कहानी में। तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ जो दे सपनों को पंख।